खबरें आ रही हैं कि डॉलर जो है 80 रुपये के बराबर हो गया, तो जो है अब धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रहा है। तो भारत में आज जो स्थिति है, ये कहना कि श्रीलंका में जो स्थिति है वो भारत में उत्पन्न नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। कि लिए एक नया पार्लियामेंट बनाने के लिए तो लोग तो खुश हैं ही ना, एसी कमरों में बैठने वाले नेता खुश हैं, अडानी अंबानी खुश हैं, मोदी जी के लिए तो सब चंगा सी ही है। मेरा नाम नलिनी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ और आज हम यहाँ श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके 100 दिन पूरे होने के समर्थन में यहाँ पे जंतर मंतर पे एकजुट हुए थे। श्रीलंका में जो स्थिति है उससे भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है? भारत क्या श्रीलंका की ओर जा रहा है? इस पे एक सवाल उठ रहा है। देखिए, भारत की जब हम बात करते हैं तो हम भारतीय सरकार की बात कर रहे हैं या हम भारतीय जनता की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी सवाल है कि जो भारतीय सरकार है वो हम देखते हैं। हमने 1-2 दिन पहले हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका पे समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया और हमने देखा दिल्ली पुलिस, जो कि भारतीय सरकार के लिए काम करती है, उसने बड़ी बर्बरता से प्रोटेस्टर्स को उठाया, मंदिर मार्ग थाने ले जाया और वहाँ पे उनको रात तक 8 से 9 बजे तक क्रिमिनल्स की तरह रखा। तो इससे साफ ये दिखाई देता है कि जो भारतीय सरकार है वो भी श्रीलंका की जो फॉर्मर सरकार अब हम कह सकते हैं उसी की तरह पूंजीपति के हित में है और जन आंदोलनों और जनता की आवाज़ के खिलाफ है। तो जो भारत की मेहनतकश जनता है वो ज़रूर श्रीलंका का इस तरह के व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा आंदोलन देख के प्रेरणा लेती है और ये सोचती है कि इस तरह का आंदोलन यहाँ पे भी होने की संभावना हो। आंदोलन तो होने की संभावना, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक संकट मेन बताया जा रहा है श्रीलंका में, वो यहाँ भी कहा जा रहा है कि डॉलर 80 रुपये के बराबर हो गया तो मंदी की ओर जा रहा है। तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है आने वाले दिनों में, या जिस तरीके से सरकार आंकड़ों पे गौर नहीं करती, सीधे कहती है कि आप देखिए सब लोगों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है? देखिए, ऐसा होता है साल दर साल नए नए आंकड़े आते हैं, हम उन आंकड़ों को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भुखमरी, गरीबी, गैर बराबरी, महंगाई दर, ये सारी चीज़ें तीव्र गति से बढ़ती जाती हैं और प्राइवेटाइजेशन का दर भी हम देखते हैं कि निजीकरण तमाम सरकारी विभागों में, चाहे वो रेलवे हो, शिक्षा हो, तमाम सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर हमको निजीकरण भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आर्थिक व्यवस्था है जो अभी तक श्रीलंका में काबिज थी और भारत में भी है और तमाम दुनिया के कई देशों के अंदर है, ये आर्थिक व्यवस्था दरअसल ये है कि एक छोटे से संपन्न वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को तमाम मालिकाना है, चाहे वो बागान हो, कारखाने हों, फैक्ट्रियाँ हों, मिलें हों, माइन हों, उनका मालिकाना कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है और करोड़ों संख्यक जनता के जो लोग हैं वो उसमें खटने के लिए मजबूर होते हैं, न्यूनतम मजदूरी से भी कम में वो उसके अंदर जीने के लिए मजबूर होते हैं। तो श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है वो कोई श्रीलंकाई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की व्यवस्था हमको देश भर में मिलने के लिए मिलती है। और हम ये देखते हैं कि समय समय पर भारत में और अन्य जगहों पे भी इस तरह की नीतियों, इस तरह के लॉज के खिलाफ व्यापक आंदोलन होते हैं। पर और श्रीलंका में भी ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला आंदोलन है कि आज 100 दिन पूरे होने से पहले वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हुआ था। मामला केवल ये है कि आज वो आंदोलन इतना व्यापक हो गया है कि जनता जब पीएम और प्रेसिडेंट की आवाज़ तक पहुँच गई है तो जो ग्लोबल कम्युनिटी और ग्लोबल मीडिया है वो भी अब मजबूर हो गई है कि उसको श्रीलंका के आंदोलनों की आवाज़ सुनाई दे। यहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत आंदोलन होते हैं, पर ये जो पुलिस बल है, ये जो सरकार की लैपडॉग मीडिया है, ये किस तरह से इन प्रोटेस्ट को दिखाती है, जनता की आवाज़ को दिखाती है। जब जनता शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करती है यहाँ पे, जब भुखमरी के आंकड़े बढ़ते हैं, सरकार की खुद की रिपोर्ट ये कहती है कि गैर बराबरी इतनी दर से यहाँ पे बढ़ी है कि 25,000 कमाने वाला भी जो व्यक्ति है इस देश के अंदर वो टॉप 10% के अंदर आता है। तो आप अपने आप से ये पूछने के लिए मजबूर होते हैं कि जो इस देश का 90% जनता है वो दरअसल जी कैसे रही है। न्यूनतम जिसको हम बोलते हैं वो होता है सबसे कम, कि इससे कम के अंदर इंसान नहीं जीत सकता है और न्यूनतम से भी कम में जीने के लिए हमारे देश में करोड़ों लोग मजबूर हैं। ये सरकार के आंकड़े कहते हैं और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े कहते हैं। तो भारत में आज जो स्थिति है, ये कहना कि श्रीलंका में जो स्थिति है वो भारत में उत्पन्न नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। क्योंकि जो प्रो कॉर्पोरेट नीतियाँ जिस तरह से लाई गई हैं श्रीलंका में, उसी तरह की नीतियां हम भारत में देखते हैं। हम देखते हैं पिछले बजट के अंदर टैक्स स्लैब में भी पूंजीपतियों को कट दिया गया था, जबकि कोविड लॉकडाउन में हमने देखा कि मेहनत जनता को जो मार पड़ी थी कि वो हज़ारों किलोमीटर चलने के लिए, भुखमरी में मरने के लिए मजबूर हुए थे, लाइनों के बाहर कीड़े मकोड़ों की तरह सरकारी अस्पतालों के वो दरवाजे खटखटाते रहे पर उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में संभावना नहीं है कि इस तरह का प्रबल विरोध, इस तरह का विद्रोह यहाँ पे भी उठे। ज़रूर जब जनता संगठित होगी और अपने मूलभूत मुद्दों के ऊपर, श्रीलंका के अंदर हमने ये देखा है कि 1970 के दशक से वहाँ पे भाषाई और
धार्मिक गुटों के बीच में तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रही है और वो आपस में बटे रहे हैं, लड़ते रहे हैं और इसका जो फ़ायदा है वो पूंजीपति वर्ग ने उठाया है। पर आज हमने ये देखा है कि उस तरह के भेदभाव को रिजेक्ट करके श्रीलंकाई जनता ने ये बोला है कि हम धार्मिक मत अलग अलग होने के बावजूद, भाषाई मत अलग होने के बावजूद हम साथ में आएंगे और हम पूंजीपति वर्ग के खिलाफ बिगुल छेड़ेंगे, हम सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ बिगुल छेड़ेंगे। तो भारत में भी यही करने की ज़रूरत है कि हमको जब धर्म और जाति के नाम पे बांटा जाता है तो हम उस तरह के बंटवारे का विरोध करें और मूलभूत चीज़ों के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम साथ आएँ। अंतिम सवाल है कि मोदी जी जिस तरीके से अपने भाषणों के जरिए या अलग अलग जगहों पे बोलते हैं कि जो लोगों की आय है बढ़ रही है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? विरोध के स्वर मतलब दब जाते हैं या सही में लोग खुश हैं? क्या क्या है असल में? देखिए ऐसा हो सकता है कि मोदी जी बहुत खुश हैं और मोदी जी के अडानी अंबानी बहुत खुश है तो उनको लगता है कि देश बहुत खुश है। हमने ये देखा कि अच्छी खासी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, पर हमने ये देखा कि जब हज़ारों लोग भुखमरी में और धूप में बगैर बसों के, बगैर ट्रेनों के चलने के लिए मजबूर थे, तब 20,000 करोड़ आवंटित किए गए एक नया महल बनाने के लिए, एक नया पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो लोग तो खुश हैं ही ना, एसी कमरों में बैठने वाले नेता खुश हैं, अडानी अंबानी खुश हैं। मोदी जी के लिए तो सब चंगा सी ही है, पर जो खुद सरकारी आंकड़े हैं और जो गैर सरकारी आंकड़े हैं वो साफ साफ ये दिखाते हैं कि कोई खुश नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिसके पेट में रोटी नहीं है वो इंसान किस तरह से खुश है, जिसका बच्चा बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर है वो किस तरह से खुश है। तो ये खुशी की जो परिभाषा है, संपन्नता की जो परिभाषा है, ये दरअसल एक मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग के लिए ही है और मोदी जी दरअसल शायद उन्हीं के नेता हैं, इसलिए उनको उनकी खुशी दिखाई देती है। सीना और शेर दहाड़ रहा है। जी बिल्कुल यही बात है और वो दरअसल कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, बस बोलना चाहते हैं, बोलने में बहुत निपुण हैं, तो वो इस तरह की बातें बोल तो देते हैं पर वो बाहर जाके समाज की स्थिति नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देख पाते हैं कि इस देश के अंदर भुखमरी बढ़ रही है, इस देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है उसका व्यापक विरोध हमको देश भर में देखने के लिए मिला, पर उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। जब हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाती है, जब लॉ बनाया जाता है, तब हमसे क्या कोई रजा ली जाती है? हमको सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने का जो मौका दिया जाता है कि जी आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आपको राइट है, आप अपना नेता चुनिए हर 5 साल के बाद, पर क्या वो नेता हमसे आके पूछता है कि हमारे लिए किस तरह की नीति बननी चाहिए, हमको किस तरह से रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए? नहीं, वो केवल पूंजीपति वर्ग के लिए काम करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें चाहे मोदी आ जाए या कोई और आ जाए, बड़बोलापन करना बहुत आसान है, पर मूलभूत ज़रूरतों को समझ के, दिक्कतों को समझ के उसका निवारण करना दरअसल ये तभी हो पाएगा जब जनता का व्यापक आंदोलन बनेगा। क्योंकि ये जो नेता हैं या किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर ये मेहनतकश वर्ग के साथ नहीं है, ये बहुसंख्यक आबादी के साथ नहीं है। तो जनता को अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा और संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। भारत में जो मंदी की ओर भारत जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे खबरें आ रही हैं कि डॉलर जो है 80 रुपये के बराबर हो गया, तो जो है अब धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रहा है। आपको भी लगता है क्या? मंदी की ओर बढ़ ही रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तेल के दाम बढ़ चुके, सब्जियों के दाम बढ़ चुके और जो गरीब समाज है हमारे देश का वो और जो है हाशिए पे पहुंच चुका है। पहले से ही उस पर महंगाई की मार पड़ी हुई थी, पर अब जो है सरकार की जो नीतियाँ है वो शिक्षा से भी गरीब समाज के बच्चों को बाहर निकाल रही है। जो नई शिक्षा नीति आई उसके ज़रिए और भी तरह की नीतियाँ सरकार बनानी है जानबूझ के, वो चाहती नहीं गरीब जो है ऊपर बढ़ पाए। और ये समझने की बात ज़रूरी है कि इस तरह की स्थिति जो है हमारे देश में क्यों हो रही है, क्योंकि सीधा सा बात है पूंजीपति जो है वो अपने हित को लेकर जो है सरकार पे दबाव डालते, तो सरकार वही नीतियाँ बनाती है और इसी के चलते जो है बहुत सारे मज़दूरों का, बहुत सारे घरों में जो महिलाएं काम करती है, जिनको डोमेस्टिक वर्कर्स बोला जाता है, उनका भी दमन होता है, उनको ये एक्सप्लॉइट करा जाता है। और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि एक तरह की व्यवस्था पूरे विश्व में चल रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हित में ही कानून बनाती है। और जो हम श्रीलंका में भी देख रहे हैं कि श्रीलंका की जनता चाह रही है कि किसी और तरह के कानून बने, पर वहाँ पे किसी और तरह के कानून बन रहे हैं। वो कानून सिर्फ और सिर्फ जो पूंजीपति है उन्हीं के हित में है। तो हमारे देश में जिस तरह के अभी हालात है, ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो सरकार है उसकी डोर जो है किसी और के ही हाथ में, और उनकी डोर जो है अडानी अंबानी इन्हीं के हाथ में, वही जो है सरकार चला रहे और जनता के हित में कोई नीतियाँ नहीं बनाई जा रही है, उनका जो है और शोषण करा जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।